नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में देखा कि नगरीय समाज की क्या समस्याएं हैं। आज हम देखेंगे कि शहरी समस्याओं के समाधान क्या हैं या नगरीय समस्याओं के समाधान क्या हैं। इससे पहले हम एक बार पुनः देखेंगे नगरीय समाज की समस्याएं कि मकान और गंदी बस्तियां हैं। कि सबसे महत्वपूर्ण गंभीर समस्या यह है कि लोगों के लिए रहने के लिए मकान की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है और जो स्लम्स एरिया हैं वो शहरों में बहुत अधिक है। भीड़ और नियमितीकरण है, यानी जनसंख्या इतनी अधिक है और लोगों को रहने की जगह उतनी नहीं है। आज अगर हम वर्तमान में देखें तो जो हमारे महानगर हैं मुंबई और दिल्ली, क्योंकि वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है और अधिक घनत्व होने के कारण जो कोविड-19 की जो महामारी फैल रही है उसके बहुत अधिक जो केसेस हैं या बहुत अधिक जो संक्रमण हैं वो इन्हीं महानगरों में है, क्योंकि भीड़ है और रहने की जगह जो है वो इतनी नहीं है, भीड़ वाला है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती है। फिर है जल आपूर्ति और जल निकास कि जिस तरह से पानी की समस्या है, यानी पानी की भी समस्या है और पानी का निकास किस तरह से हो उसकी भी समस्या है। फिर है परिवहन और यातायात के और उसके बाद हम देखें ऊर्जा की कमी या शॉर्टेज ऑफ पावर। उसके बाद ही सफाई, जैसे हम देखते हैं कि शहरों में क्योंकि जल निकास या हम कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम इतना सही नहीं है और उसके कारण सफाई जो है वो नहीं हो पाती है। जो गंदी नालियां हैं, जो सीवर्स हैं, उनमें बहुत अधिक गंदगी होने के कारण हर समय वो रुकावट होती है और उनसे बहुत अधिक शहरों में ये बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। और अभी वर्तमान में हम देखें कि जितनी सफाई रखेंगे, जितनी स्वच्छता रखेंगे, उतने ही हम कोविड-19 से अपना बचाव करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रदूषण। प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है नगर की समस्याओं में। जैसा हम जानते हैं कि शहरों में जो औद्योगिक सड़े पदार्थों का बहाव है वो बिना शुद्ध करे ही बहाया जाता है और ये छोटे छोटे कस्बे अगर हम देखें और खुली हुई नालियाँ देखें तो गंदगी जो है वो निकट नदी या नाले में बहा दी जाती है। उसके कारण से बहुत ही ज़्यादा गंदगी नदी में प्रवाहित होती है और शहरी उद्योग में हम देखें कि धुआं है, गंदी गैस हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती है। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि समस्याओं के कारण क्या हैं, जिसमें सबसे पहला कारण हम देखेंगे कि पलायन है। शहर में और शहर से भी पलायन है, यानी गाँवों से शहरों की ओर है और शहर से भी दूसरे शहरों की ओर है। फिर है औद्योगिक विकास कि औद्योगिक विकास के कारण नगरों में लोग अधिक आते हैं और अधिक आने के कारण जो वातावरण है वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि रहने का जो स्थान है उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाता। फिर है सरकारी उदासीनता कि जो काम होना चाहिए वो काम सही तरह से नहीं हो पाता। फिर है दोषपूर्ण नगर नियोजन कि जो नियोजन है कि किस तरह से योजना बना के नगर में जो कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं हो पाता है। फिर है स्वार्थी शक्तियाँ जो आमतौर पे जो हम कहेंगे कि जो अभिजात वर्ग है या वे लोग जो अपने हितों और शक्तियों का लाभ बढ़ाने के लिए दूसरों का बिल्कुल ध्यान
नहीं रखते। अब ये तो थी नगरीय समाज की समस्याएं और कारण। आज हम विशेष रूप से हम इन्हीं समस्याओं के समाधान पर अपना कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट जो है समाधान में, कि नगरीय केंद्रों का सुव्यवस्थित विकास और काम के अवसरों को उपलब्ध कराना। यानी जो भी नगरीय समस्याओं में अगर हम देखेंगे कि समाधान तभी होगा जब हम तेजी से बढ़ते शहरी केंद्रों को सुव्यवस्थित विकास और विनियोजन, जो कार्यक्रम का नियोजन है, उसे सही तरह से किया जाए। क्योंकि जैसे हमने देखा कि हम गाँव में लोगों को गाँव में रोके रखने के लिए हमने कई विकास योजनाओं पर योजनाएं डाली, जिसमें हम योजनाएं शुरू की, जिसमें IRDP, NREP और JRY, और अभी हम देखें महानरेगा के माध्यमों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार प्रदान करने का कार्यक्रम हमने किया, जिससे लोग शहरों की ओर पलायन ना करें। लेकिन इसी उद्देश्य के लिए हमें ऐसे कार्यक्रमों पर भी हमें बल देना होगा जहां शहरों में लोगों को रोके रखने के लिए इस तरह की कोई योजना बनाई जाए। तो हम देखते हैं कि नगरीय केंद्रों का सुव्यवस्थित विकास हो, साथ ही लोगों को काम के अवसरों को उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी शहरी समस्याओं के समाधान में एक चुनौती है। हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे नगर नियोजन के साथ क्षेत्रीय नियोजन। हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ नगर की ओर ही केंद्रित रहता है, कोई भी हम नियोजन करें तो। लेकिन हम हमेशा बस्ती और कस्बों और शहरों की बात तो करते हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र के नियोजित विकास को हम कभी नहीं देखते हैं। जो जनसंख्या का जो हम देखेंगे कि जो वितरण है, वो जो समुचित विकास है या समुचित विभाजन इस तरह से हो कि नगर नियोजन के साथ साथ क्षेत्रीय नियोजन भी अधिक टिकाऊ हो। इसलिए हमें इस तरह से कार्य करना है। जैसे गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों को नगर विकास प्राधिकरणों के माध्यम से शहरों में मकान दिलाने की अपेक्षा हम अगर क्षेत्रीय नियोजन के माध्यम से उन्हें अपने ही क्षेत्रों में मोड़ सकें, जहां उन्हें अच्छा रोज़गार मिले और अच्छे रहने का स्थान मिले, तो हम देखेंगे कि जो शहरी विकास की गति है उसको रोका जा सकता है। यानी लोगों का जो शहरों की ओर आने का जो पलायन है या प्रव्रजन है, उसको बहुत हद तक हम रोकने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए क्षेत्रीय योजना संगठन का भी जब हमने देखा था कि पिछली कुछ योजनाओं में भारत सरकार ने क्षेत्रीय योजना संगठन स्थापित करके और क्षेत्रीय स्थापन योजनाओं के विकास में राज्यों को सहायता देना भी प्रारंभ कर दिया था। अब नेक्स्ट आता है उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में ले जाने के लिए प्रोत्साहन। क्योंकि हम देखते हैं कि जो उद्योग है वो अक्सर शहरों में ही लगाए जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि जो बड़े शहरों के अंदर जो भूमि का जो कीमत है उससे कम कीमत पे अगर दूसरे जगह, जैसे हम देखें पिछड़े क्षेत्रों में, अगर उन्हें ले जाके उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों को लगाएं, जिससे नगरों और महानगरों का क्रमबद्ध विकास हो सके। यानी कहने का ये मतलब है
कि जो उद्योग क्षेत्र हैं वो हर जगह ऐसे क्षेत्रों में भी लगाने चाहिए जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि कोविड-19 के टाइम जो मुंबई के जो मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि क्योंकि बहुत सारे जो मज़दूर वर्ग हैं या श्रमिक वर्ग हैं वो मुंबई में कार्य करते हैं, मुंबई के बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में कार्य करते हैं। तो उन्होंने अन्य राज्यों से ये अपील की थी कि अपने भी राज्यों में ऐसे रोज़गार मुहैया कराएं या रोज़गार लगाएं या ऐसे उद्योग विकसित करें कि उन्हें अपने ही क्षेत्र में रोज़गार मिल सके। नेक्स्ट हम देखते हैं नगरपालिका अपने वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करें। यानी नगरपालिका जो है अपने वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करे। किस तरह से करे कि लोगों को अगर सड़कों का रखरखाव, सीवर प्रणाली, पानी की कमी और बिजली पूरी तरह से अच्छी तरह से मुहैया हो तो लोग कर देने में कोई बुरा नहीं समझते। लेकिन हम ये देखते हैं कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण जो कॉरपोरेशन अपने नागरिकों से धन इकट्ठा करने में अपने आप को बहुत कठिनाई महसूस करता है। तो शहर को अपने विकास के लिए स्वयं ही अपना संसाधन का प्रबंध करना चाहिए, ताकि जिस तरह से आवश्यक सुविधाएं प्रति व्यक्ति लोगों को मिलेंगी तो क्या होगा, उससे लोगों का जो रहन सहन है, उनकी जो रहने की जो स्थान है, अगर वो उन्हें प्रॉपर तरीके से मिले, यानी ना उन्हें पानी की समस्या हो, ना जल की समस्या हो, ना बिजली की समस्या हो, और साथ ही अगर कुछ ऐसा नया उद्योग या व्यापार लगाया जाए ताकि जो स्थानीय निकाय है उसे अधिक धन उपलब्ध हो सके। फिर हम देखते हैं कि निजी परिवहन को प्रोत्साहन। निजी परिवहन का प्रोत्साहन यानी नगर परिवहन पे जो यानी एकाधिकार है या साम्राज्य है, वो अक्सर हम देखते हैं कि परिवहन व्यवस्था जो है राज्य के कर्मचारियों द्वारा देखी जाती है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि मजदूर संघों के समर्थन में वे हड़ताल पर उतर आते हैं और चक्का जाम कर देते हैं, या हम देखते हैं कि वे बहुत बुरी तरह कभी रूखेपन से व्यवहार करते हैं। इसलिए उनके साथ साथ हमें निजी परिवहन व्यवस्था को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि जो मिनी बस है, टेम्पो सेवाएं हैं, वो भले थोड़ा सा अधिक किराया लेंगी, लेकिन दैनिक यात्रियों को लिए इस सेवा के बदले थोड़ा सा अगर उन्हें पैसा देना पड़े तो वो इतना उन्हें नहीं अखरेगा, लेकिन उन्हें आने जाने की सुविधा पूरी तरह से अच्छी तरह मिल जाएगी। फिर है किराया नियंत्रण अधिनियम में सुधार, कि जैसे हम देखते हैं कि नए मकानों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने या मकानों को किराए पर देने से संबंधित कानून में सुधार किया जाना चाहिए कि कितना किराया किस तरह के कमरों के लिए होना चाहिए, कि 2 या 3 कमरों का कमरे का किराया देने पे क्या किराया होना चाहिए। और कुछ नीतियाँ ऐसी बननी चाहिए जिससे ना तो प्रतिमाह यानी किराया बढ़ाने के लिए भी कोई अधिकार होना चाहिए, साथ ही ऐसा भी नियम बनने चाहिए कि बिना उचित आधार के मकान मालिक मकान खाली ना करा पाए। इसमें हम देखेंगे कि महाराष्ट्र ने किराया नियंत्रण अधिनियम में सुधार कर अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। इसी प्रकार के कदम अन्य राज्यों को भी करने चाहिए। फिर है नेक्स्ट है व्यवहारिक आवास नीति अपनाना, यानी जो हमारे सबसे बड़ी जैसे आवास की जो गुणवत्ता है उसे ऊंचा उठाना है।
जैसे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आवास नीति को प्रस्तुत तो किया गया था कि जो आवास नीति बनी थी जैसे 1988 से 1999 तक, वो आवास नीति एक निश्चित मानक और आवास विहीनता की स्थिति को समाप्त करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन वो एक यानी स्वप्न दर्शक टाइप रह गई, स्वप्न मात्र रह गई, लेकिन वो इतने अच्छे से कार्य उसमें नहीं हो पाया। आज हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम कहते हैं कि ऐसी वित्त प्राप्ति और सुलभता से भूमि और निर्माण सामग्री के उपलब्ध दरों को उपलब्ध कराना है, ताकि जो निर्माता हैं वो सही तरह से मकानों का निर्माण करें, जिसमें गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई जाएं। और योजनाओं के साथ साथ हम देखते हैं कि कर्मचारियों के लिए भी मकान बनाए जाएं, जिससे जो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो व्यवहारिक आवास नीति के द्वारा अपनाई जाए, और ताकि हम निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। फिर है संरचनात्मक विकेंद्रीकरण, यानी एक नवाचार नियोजकों का, जैसे हम कहते हैं कि जो कुछ हम कहते हैं कि रेडिकल चेंज लाना है, तो हमें स्थानीय निकायों को सरकार की संरचनात्मक विकेंद्रीकरण का हम एक उपाय देख सकते हैं कि जैसे कुछ क्रियात्मक समूहों के सृजन के द्वारा हमें ये देखना है कि हम ऐसा समूह बनाएं जिसमें नगर पालिका और के अधिकारी और नगरवासियों के प्रतिनिधि भी शामिल हों, जो मुख्यतः यानी जिसे हम सामुदायिक केंद्र कह सकते हैं, उसको कहेंगे। और ये केंद्र ये पता करे कि आवश्यकताएं हमारी क्या है, पड़ोस की आवश्यकताएं क्या हैं। तो अगर लोग जैसे हम देखते हैं कि शहरों में बहुत सारी कॉलोनियाँ स्थापित हो गई, और उन कॉलोनियों में 10,000 से 50,000 तक लोग या इससे अधिक लोग रहते हैं। एक तरह से वो बस्तियाँ स्वयं एक छोटा कस्बा बन गई। तो उन्हें कुछ अधिकार यानी कुछ ऐसे काम देने चाहिए जिससे वो अपने जैसे घर कर, सड़क कर, प्रकाश कर आदि जो वो देते हैं, उसे प्रत्यक्ष रूप से हमें ये सामुदायिक केंद्र को दिए जाएं नगर पालिकाओं के बजाय, जिससे क्या हो कि समुचित रूप से वो सामुदायिक केंद्र उस एरिया का जो रखरखाव है, जो प्रकाश व्यवस्था है, जो सड़क है, उसमें उसका नियोजन वो स्वयं करे। इससे क्या होगा कि जहाँ जो शहर के भीतर जो विकेंद्रित संरचना है, वो व्यवस्था लाखों लोगों को काफ़ी नियंत्रण का अधिकार देगी, और जिससे जो लोग अपने जो कार्य है उसको सही तरह से कर सकेंगे। अगर सरकार अगर चाहे तो इस तरह से कार्य भी किया जा सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि नगरीय नियोजन को जब तक सुधारा नहीं जा सकता, जब तक कोई आमूलचूल परिवर्तन या उपाय अपनाए ना जा सकें। इसलिए नगरवासियों को सक्रिय होना पड़ेगा, स्वयं संगठित होकर शहरों में जो विद्यमान आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए एक बीड़ा उठाना होगा। तो आज ये हमने देखा कि शहरी समस्याओं के समाधान क्या हैं। धन्यवाद।